Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be continuing with geography series. तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कोरोनल मास इजेक्शंस के बारे में। यहाँ पे हम बात करें सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म क्या होता है? बेसिकली एक मैग्नेटाइज पार्टिकल की स्ट्रीम है जो कि सन के सरफेस से फोटोस्फेयर से एमिट हो रेडिएट हो रही है एंड देन इट इज ट्रैवलिंग इन दी स्पेस। ये पार्टिकल्स जो है मिलियन ऑफ किलोमीटर्स पर आवर ट्रैवल करते हैं एंड दे टेक अबाउट 13 hours to 5 days to reach Earth. देन अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है हम देखते हैं कि जो ओजोन लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमको यूवी रेडिएशन से, बट द पार्टिकल्स कैन इंटरेक्ट विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि मैन मेड स्ट्रक्चर जैसे सैटेलाइट्स हम देखते हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं सीधा। एंड जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं वो इरप्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हिस्ट्री देखते हैं सोलर स्टॉर्म्स की, तो इट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन 1859 एंड इट रीच्ड अर्थ इन अबाउट 17 आवर्स। इसके बाद इट अफेक्टेड द टेलीग्राफ नेटवर्क, जैसा हमने देखा इलेक्ट्रिक शॉक से। उसके बाद वी कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे पार्कर सोलर प्रोब ऑफ नासा, so it holds the record for artificial objects achieving closest proximity to the sun, and it the record was held by Helio 2. The Parker probe was launched in 2018. सबसे पास जो भी सोलर जो सन है उसके सरफेस के पास जा पाया है वो पार्कर सोलर प्रोब है बाय नासा। एंड अभी हमने आदित्य L1 मिशन देखा विच रीच्ड द L1 पॉइंट। बेसिकली जो L1 पॉइंट है यहाँ पे कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगा सन एंड अर्थ के बीच में, and आराम से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इफ यू वुड लाइक टू स्पेसिफाई अबाउट L1 पॉइंट। पहले पार्कर बता देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर और सोलर विंड सोलर सरफेसेस, जब हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन का बात करते हैं उस पर स्टडी करते हैं। और नासा ने इसको भेजा था सोलर विंड पढ़ने के लिए, सोलर कोरोना कोरोना पढ़ने के लिए। इट हैड अ थिक composite टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इंटेंस टेम्परेचर। और जहाँ तक बात है लैंग्रैंड पॉइंट का, इट इज अ पोजिशन वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ टू बॉडीज वो एक तरह से कैंसिल आउट करता है अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो स्टेबल एरिया होते हैं लैंग्रैंड पॉइंट जो अलग अलग होते हैं 1 2 3 4 5। तो हर जगह आदित्य 1 L1 मिशन भेजा जाएगा, तो L1 L2 L3 L4 L5 टू स्टडी द सन। तो तो यहाँ पे कैन क्वेश्चन वी से कि L1 पॉइंट पे जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं उनका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होता होगा। सोलर फ्लेयर्स का तो इम्पैक्ट होता नहीं, होगा। L1 ये L2 जस्ट L3 वो क्यों होता है? क्योंकि सन ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन पर है जहां पर कैंसिल आउट कर रहे हैं, और दूसरा कि आप आराम से देख सकते हो सन को पूरे। हाँ, मतलब फॉर यही एग्जाम्पल बोल रहे एल हैं ना टू कि ऐसे वहां है। पे कोई ऐसे अब एल टू ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन है। नहीं हो। अब हम्म। L2 ऐसे है, वो एकदम डायरेक्टली अर्थ इज ऑपोजिट। बिटवीन द अपोजिट है, अर्थ इज बिटवीन द L2 पॉइंट एंड सन। तो जब अर्थ डायरेक्टली कवर करते हैं सन को, तो आप कोरोनल साइड में होता है ना, कोरोनल इजेक्शन देख सकते हो, जैसे हम लोग बोल रहा था हम्म। मून के समय में। तो वैसे L2 का हर एक अलग अलग जो लैग्रैंड पॉइंट है ना, उसका एप्लीकेशन अलग है देखने के लिए। तो L1 जो है, क्यों अभी जो L1 भेजा गया, तो ऐसा जगह पर है जहां पर सन ब्लॉकेट हो गए नहीं, अर्थ का कोई रोल ही नहीं है वहां पर, हमेशा दिखते रहे, कांस्टेंट दिखते रहेगा सन। और स्टडी कर सकते हो उसको वन एंड पॉइंट ये फाइव L1 L2 मिलियन किलोमीटर L3 दूर। L4 भी पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक और चीज होती है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जैसे अर्थ का और सन का, तो वो बैलेंस आउट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, जिसकी वजह से ही यही रीजन है कि वहां पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन बीच में नहीं आता, क्योंकि जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं वो उस पाथ में नहीं आते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो मासेस का वो बैलेंस आउट करता है द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वो कहाँ पे है? हम्म। तो लैंग्रैंड पॉइंट 2 में है वो, जस्ट जो हम्म। ऑपोजिट है। क्यों ऑपोजिट वहां पर है? उसका रीजन है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो तभी डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन कर सकता है जब देर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फ्रॉम द सन। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि अगर मोबाइल ब्राइटनेस है, तो अगर घर में देखते हैं तो अच्छे से दिखता है, लेकिन ऐसे ही जाते हैं बाहर में तो दिखते ही नहीं है, क्योंकि सन के ब्राइटनेस इतने ज़्यादा होते हैं कि दिक्कत हो जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए। वैसे ही अगर ऑब्जर्व करना है डीप स्पेस को, तो ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर डार्क स्पेस रहे, सन का रे नहीं पड़े।
तो अर्थ के जस्ट पीछे, तो L2 पे है वो। और L1 पे अपना जो मिशन है आदित्य L1, क्यों? क्योंकि आपको सन को लगातार देखना है पूरा। उसके अब अलावा बाकी जो L2 पॉइंट है उस पे एक और एडवांटेज भी हमें मिलता है कि अर्थ के साथ कम्युनिकेशन हमारा ब्रेक नहीं होता है, हाँ। वो कंस्ट्रक्टिव बना रहता है। इसमें एंड जो L1 पॉइंट है वहां पे ऑपरेट कर रहा है सोहो, दैट इज सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जो कि कोलैबोरेशन है नासा और ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच में। वी कैन मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हम बात स्टार्ट करेंगे प्लैनेट की। हमने सन कवर कर लिया, थ्योरीज कवर कर ली रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम। अब हम प्लैनेट्स पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम प्लैनेट्स के मोशन की बात कर रहे हैं कि केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमें 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं कि कैसे जो प्लैनेट्स है वो मूव करते हैं। सबसे पहले तो परफेक्ट सर्कल्स में मूव नहीं करते हैं प्लैनेट्स, स्लाइटली ओवल और जो हम बोलते हैं इलिप्सिस के शेप में मूव करते हैं। एंड उसके अलावा कौन से कितने डायरेक्शन पे है सन से प्लैनेट, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना फास्टली मूव करें and कितना एरिया कवर करें। अब यहाँ पे केप्लर्स लॉ हमें बताते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि प्लैनेट जो है अपने ऑर्बिट में कहाँ पे है, वो सेम ही एरिया कवर करेगा, चाहे वो सन से दूर है या चाहे वो सन से पास। वो सेम एरिया ऐसे कवर करता है जब वो सन से दूर होता है, जब वो सन से दूर होता है तो वो और जल्दी मूव करता है, जिसकी वजह से वो सेम एरिया कवर करता है। और जब वो सन के पास होता है तो वो स्लोली मूव करता है। तो इसकी वजह से अपनी स्पीड को एडजस्टमेंट की वजह से जो एरिया है वो सेम ही कवर होता है पूरे ऑर्बिट में, चाहे वो सन से दूर है प्लैनेट या सन के पास है। इसके अलावा जो केप्लर्स लॉ है इसको हम यूज करते हैं जब हमें सैटेलाइट की ट्रेजेक्टरी के बारे में पता लगाना होता है, या फिर प्लैनेट्स जो है बीच में आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम अपने मिशंस को शेड्यूल करते हैं, तो वहां पे भी केप्लर्स लॉ का हम एप्लीकेशन देखते हैं। इसके अलावा जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनर सर्कल में और फिर आउटर सर्कल में। वी कैन मूव फॉरवर्ड। इसमें ये बोल सकते हैं ना कि जो सन के पास है ये वाला लोकेशन पर है, जो F1 अर्थ और जब F2 रहते हैं पॉइंट। तो पेरीहेलियन हम्म। होते हैं। पी से पास, पी से पेरीहेलियन। हाँ। वो अगर दूर हम्म। होंगे, यहाँ पर होंगे, तब हम्म। उसको बोलते हैं एपीहेलियन। हम्म। अब अगर बात करते हैं अर्थ और मून के हिसाब से, तो अगर फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये मून है, जब पास होंगे अर्थ से उसको बोलते हैं पेरिजी, और जब दूर होंगे पी से पास, वही पी से पेरिजी। अब यहाँ पर अगर रहेंगे, दूर में रहेंगे, तो इसको बोलते हैं एपोजी। तो एपोजी एंड पेरिजी इज रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड मून, पेरीहोलियन एंड एपेलियन इट इज रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन, ठीक है। तो उसके बाद हम डिवाइड करते हैं प्लैनेट्स को 2 पार्ट में, इनर सर्कल में जहाँ पे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आते हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। एंड उसके बाद आउटर सर्कल में जहाँ पे गैस जाइंट प्लैनेट्स आते हैं, जुपिटर लाइक या फिर मोर लाइक सन, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून आ जाते हैं। तो इनर सर्कल में जो प्लैनेट्स होते हैं वो वहां पे हम देखते हैं कि एस्ट्रॉइड बेल्ट भी लोकेटेड है मार्स और जुपिटर के बीच में। एंड उसके बाद ये जो प्लैनेट्स होते हैं रॉक और मेटल से बने होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। एंड इसके अलावा जो गैस जाइंट्स हम बोलते हैं, बेसिकली उनमें सबसे ज्यादा थिक एटमॉस्फेयर होता है, हीलियम और हाइड्रोजन से बने होते हैं, डेंस मटेरियल होता है, डेंस एटमॉस्फेयर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे प्लैनेट्स रोटेट करते हैं और कैसे रिवॉल्व करते हैं। इफ यू कैन स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पे 8 प्लैनेट होते हैं। एक सेकेंड पॉज कर दो। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। अब जो सन है, सन की डायरेक्शन में ही रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। जब हम सन के सरफेस से ऑब्जर्व करते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। उसके अलावा 2 प्लैनेट होते हैं, वीनस और यूरेनस, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, दैट इज ऑपोजिट टू दी सन्स रोटेशन। तो एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि कौन से प्लैनेट्स क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो वीनस और यूरेनस सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इसके बाद इनर प्लैनेट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये 4 प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इनका क्रस्ट और जो मैंटल, इनमें क्रस्ट और मैंटल होता है जहाँ पे हेवियर मेटल्स होते हैं, आयरन और निकल की तरह, बेसिकली सिलिकेट से बने होते हैं। उसके बाद
जो ये तीन प्लैनेट्स है, वीनस, अर्थ और मार्स, इनमें ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जिससे वो वेदर जनरेट कर पाते हैं। एंड ऑल्सो क्रेटर्स और टेक्टोनिक सरफेस होता है जिसकी वजह से वॉल्केनोज और रिफ्ट वैलीज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद द टर्म इनर प्लैनेट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द इंफीरियर प्लैनेट which designates those planets that are closer to the sun. मर्करी और वीनस को inferior planets बोलते हैं हम। inner planet और inferior का मीनिंग अलग होता है यहाँ पे। तो उसके बाद सबसे पहला प्लैनेट हम देखते हैं जो सबसे पास है सन के, मर्करी। इसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, जैसे कि हमने देखा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है तो हेवीली क्रेटर्ड सरफेस होता है, वेरी हॉट एंड वेरी यहाँ पे कोल्ड, अभी वेरी एक मिनट, जो हमने डिस्टिंक्शन की बात करी, इंफीरियर इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकेशन, मतलब जो क्लोजेस्ट टू द सन है लोकेशन वो हो टू गए द इंफीरियर। और हम्म इनर इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि जो जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, जिनका तो कैसे कौन हैबिचुअल एटमॉस्फेयर है। रॉकी होंगे। बाकी जो होंगे ना, जो आउटर वाले होंगे मिनरल्स उसमें गैसेस पास होंगे, जाएंगे। तो गैसेस वो है, फ्लोर के ऊपर गैसेस में ठीक। गैस रहेंगे। हाँ ठीक है। तो जो इनर होते हैं वो चार होते हैं जो टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स। और हम्म इंफीरियर का मतलब जो सन के सबसे पास दो हैं, मर्करी और वीनस। ठीक है। तो सबसे पहले आता है मर्करी, क्लोजेस्ट है सन के, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है इसलिए हेवी क्रेटर्ड सरफेस होता है, हॉट डेज होते हैं और कोल्ड नाइट होती है, कोई मून नहीं होता। और हम बोलते हैं कि जो इसका सेम साइड है मर्करी की, वही फेस करती है पूरे टाइम सन को। तो ये पार्शियली ट्रू है सर, क्योंकि इसके रोटेशन की स्पीड की वजह से 176 अर्थ डेज तक, जो कि इक्वल टू है 1 मर्केरियन डे, उस टाइम तक वो सेम साइड, उसकी जो सेम साइड है वो सन को फेस करती है। बट उसके बाकी टाइम जब उसकी रोटेशन की स्पीड बढ़ जाती है तब सेम साइड फेस नहीं करती। तो ये सब पार्शियली ट्रू स्टेटमेंट है कि वो टाइडली लॉक तो होता है सन से, बट हर टाइम उसका सेम साइड जो है प्लैनेट का वो फेस नहीं करता है सन को। तो सिर्फ 176 अर्थ डेज तक ही उसका सेम साइड फेस करता है। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, मर्करी के पोल्स पे हमें आइस भी मिली है। फिर टेम्परेचर में हम वेरिएशन देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द डे इट इज 427 डिग्री सेल्सियस और नाइट में -173 डिग्री सेल्सियस। मर्करी पे मिशन मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट 2004 में, जिसने एविडेंस भी दिया था प्रोकैलिस्टिक फ्लोज एंड वाटर आइस एट द मर्करीज पोल। तो जो आइस और वाटर का डिस्कवरी थी वो मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट के थ्रू हुई थी। उसके और बाद मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट है, इट वाज रिलीज्ड बाय नासा फॉर टू नासा। ऑर्बिट मरकरी फॉर 4 years। गोल था कि केमिकल कॉम्पोजिशन मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करें। 15 के पहले हुआ था, तो 10 साल तक चला। लास्ट में फिर इट क्रैश इनटू द मरकरी सरफेस। 2004 से लेकर 2015 तक नासा का ये स्टडी करने। एंड यहाँ पे जो प्रोकैलिस्टिक फ्लोज है उसका मतलब है कि प्रेजेंस एविडेंस मिला था वॉल्केनिज्म का और आइस पोल्स पे। तो दो चीजें मिली थी, वॉल्केनिज्म का एविडेंस और फिर पोल्स पे आइस। हम्म सो उसके बाद मर्करी की बात करते हैं। बहुत सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं सोलर सिस्टम में। डायनामाइट जो कि जुपिटर का लार्जेस्ट मून है, देन सैटर्न का लार्जेस्ट मून टाइटन, जिनका जो साइज है, साइज इनसे मर्करी से भी बड़ा है, बट डेंसिटी जो है मर्करी की इनसे ज्यादा है, मास ज्यादा है। तो ये था मर्करी के बारे में। वीनस की तरफ आते हैं तो वीनस को हम बोलते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार प्लैनेट। एंड इसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेकेड आई से भी देख सकते हैं हम। Venus का। हम्म। तो इसके बाद बोलते हैं इसको हॉटेस्ट प्लैनेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मर्करी सबसे पास है बट अभी वीनस का टेम्परेचर उससे भी ज्यादा क्यों है। सो ये सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, एंड उससे भी ज्यादा इसका टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर है वो मेजरली बना है ग्रीन हाउस गैसेस से। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी मिलता है, एंड ऑल्सो जो क्लाउड है वीनस का, दे आर मेड अप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इतना थिक और डेंस HCS ने पूछा था। एटमॉस्फेयर होने। हम्म इस साल के HCS ने पूछा ना, वीनस सल्फ्यूरिक एसिड। HCl नहीं होता, हम्म सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है। हम्म तो इसके थिक एटमॉस्फेयर की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस के प्रेजेंस की वजह से ये ज्यादा हीट रिटेन करता है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर मर्करी से भी ज्यादा होता है।
हमने एटमॉस्फेयर देख लिया, मेजरली CO2 है, नाइट्रोजन है, देन सल्फ्यूरिक एसिड है, रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसकी वजह से बोलते हैं कि इसका हाईएस्ट एल्बीडो होता है, मतलब सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट को वापस से रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये इतना ब्राइट हमें नेकेड आइज से भी दिखता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हाईली रिफ्लेक्टिव होता है। उसके बाद टेम्परेचर हमने देख लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 92 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ एंड इट हैज द डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द 4 टेरेस्टेरियल प्लैनेट। तो जो 4 प्लैनेट्स है, मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स, उसमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की वो वीनस की होती है। उसके बाद रोटेशन हमने देखा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, बाकी प्लैनेट्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए वीनस के बारे में। एटमॉस्फेयर, CO2, ग्रीन हाउस गैसेस, सल्फ्यूरिक एसिड, हाईएस्ट एल्बीडो होता है। उसके बाद टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स में से डेंसेस्ट इसका एटमॉस्फेयर होता है। तो उसके बाद हम मूव करते हैं अर्थ के ऊपर। उसके पहले सबसे एक ऐड करेंगे, वेनेरा जो 5 लिखा हुआ है, इट वाज अ सोवियत स्पेस क्राफ्ट लैंडेड ऑन द वीनस। उसका काम था 1969 में टू कलेक्ट द एटमॉस्फेरिक डेटा ऑन वीनस, और लैंड कर पाया, मतलब कि वीनस तक मतलब पहुंच पाए सोवियत यूनियन 127 मिनट तक, एक तरह से। वेनेरा 5 सोवियत यूनियन का, ठीक है, कंटिन्यू। इसके बाद हम मूव करते हैं अर्थ की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है अर्थ के शेप की तरफ, कि अर्थ की शेप क्या है। तो अर्थ की शेप सर्कल राउंड भी नहीं है, एंड अर्थ की जो शेप है वो प्रॉपरली स्फेरिकल भी नहीं है। बट सबसे पहले आइडियाज आए कि अर्थ की शेप स्फेरिकल है। पूरा एवोल्यूशन यहाँ पे हमें थोड़ा शॉर्ट में बताया कि कैसे कैसे आइडियाज इमर्ज हो रहे थे। पाइथागोरस यूज करके स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ का आइडिया सामने आया। उसको फिर एरिस्टोटल 340 BC में वैलिडेट किया कि हाँ स्फेरिकल स्फेरिकल शेप हो सकती है अर्थ की। बट उसके बाद धीरे धीरे अभी जो अगर हम करंट मॉडल की बात करते हैं, जहाँ पे हम सी लेवल को भी कंसिडर करते हैं, तो हम बोलते हैं कि अर्थ की शेप जियोइड है, जिसमें कि हम अर्थ के सरफेस पे जो सी लेवल में चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जैसे पोल्स पे हम देखते हैं एंड इक्वेटर पे हम देखते हैं, उसको कंसिडर करके हम बोलते हैं कि अर्थ की शेप जियोइड है, प्रॉपरली स्फेरिकल भी नहीं है। सो इसके बाद हम बात कर सकते हैं मून के बारे में। मून जो है अर्थ का ओनली नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ को हम लेटर ऑन डेप्थ में कवर करेंगे। सो मून जो है ओनली नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। उसके बाद उसके इसमें बाद अगर हम इंडिया के देखते हिसाब से देखा जाए, हैं। इंडिया के हिसाब से तो सूर्य सिद्धांत है, दैट आल्सो टॉक्स अबाउट द अर्थ इज स्फेरिकल एंड स्टेशनरी। तो एक ये बोल सकते हो। स्फेरिकल एंड स्टेशनरी, मतलब शेप के बारे में अर्थ के। हाँ, उस समय बोले थे, लेकिन स्टेशनरी तो नहीं है ना, स्फेरिकल बोले थे, एग्जैक्टली। सूर्य सिद्धांत, संस्कृत ट्रीटाइज, एस्ट्रोनॉमी, 5th century AD। कंटिन्यू। एंड मून के फॉर्मेशन के बारे में भी हम बोलते हैं कि जो डेब्रिस था जो अर्थ के अराउंड था वो कोलाइड किया, कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से पहले तो जो 10 पार्टिकल्स थे उनके कोलिजन की वजह से अर्थ बना, एंड जो लेफ्ट वो पार्टिकल्स थे उनके कोलिजन की वजह से मून बना, जिसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के चारों तरफ वो रिवॉल्व करता है, एंड उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो कहीं और स्पेस में ट्रैवल नहीं कर रहा है, मतलब अर्थ के फोर्स को छोड़ के आगे नहीं जा रहा है। तो मून को हम सोलर सिस्टम को हम बोलते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बना था। एंड मून को हम डॉर्फ प्लैनेट भी कंसिडर करते हैं, डॉर्फ प्लैनेट या फिर माइनर प्लैनेट। ऐसा सिलेस्टियल बॉडी है दैट मेक्स एन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट विच इंक्लूड्स ऑल दी मतलब अर्थ के अराउंड जो मूव करता है, तो उसको हम डॉर्फ या फिर माइनर प्लैनेट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है डॉर्सा डॉर्सा गीकी। सरफेस मून के सरफेस पे हमें मिला था जब चंद्रयान 2 ने फोटो भेजी थी, तो तब हमें इसके बारे में पता चला था। ये एक रिफ्ट, ये एक व्रिंकल रिज है। व्रिंकल रिज कैसे बनता है, कूलिंग और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बेसाल्टिक लावा का, उससे फॉर्म होता है। एंड ये मून के सरफेस पे लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन द सी ऑफ
fecundity on the lunar surface, जो कि 200 किलोमीटर लॉन्ग है. बेसिकली चंद्रयान 2 से हम इसके बारे में हमने न्यूज में देखा था. तो उसके बाद हम आगे मूव कर सकते हैं मार्स के ऊपर. मार्स जो है लेकिन 4th प्लैनेट है. एक ऐड करना है कि फॉर्मेशन ऑफ मून कैसे हुआ था. ये आगे कवर होगा अभी, ठीक. अर्थ और मून साथ. तो जो मार्स है, मार्स 4th प्लैनेट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है. मोस्ट वॉल्केनिकली एक्टिव प्लैनेट है. एक बार आप इसमें सर्च कर लो कि लार्जेस्ट वॉल्केनो कौन सा है. इसका रेडिश कलर जो बोलते हैं वो आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से होता है. एंड इट ऑल्सो हैज अ ड्राई रिवर बेड विच लुक्स रेड इन कलर. इसका एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो थिन एटमॉस्फेयर है विच इज लॉस्ट इन दी मैग्नेटोस्फेयर. इसकी ग्रेविटी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इतनी ज्यादा नहीं हो पाती जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर को रिटेन कर पाए एंड इट लूजेस दी एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की बात करते तो 96% CO2, 1.93% आर्गन, 1.89% नाइट्रोजन होता है. उसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन, मीथेन और वाटर के भी ट्रेसेस मिले हैं. प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन द मार्स के चांसेस इसीलिए हैं क्योंकि आइस केप्स का प्रेजेंस हमें मिला है, फ्रोजन वाटर का प्रेजेंस मिला है. ठीक है. तो ओलंपस मॉन्स जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है, शील्ड वोल्केनो, लार्जेस्ट वोल्केनो है ऑन द मार्स सरफेस. शील्ड टाइप ऑफ वोल्केनो है एंड हाईएस्ट माउंटेन है ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स. इसके बाद लार्जेस्ट कैनियन की बात करते हैं मार्स के सरफेस पे, तो वैलिस मैरिनेरिस, कैसे करेंगे इसको प्रोनाउंस, मैरिनरी. वैलिस, वैलिस मैरिनरीज. मैरिनर वैलिस. वैली. इसके अलावा 2 मून है मार्स के, फोबोस और डीमोस. उसके बाद मैरिनर वैली की बात कर सकते हैं. एक मैसिव कैनियन है दैट कट्स द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द मार्स. इट इज 3 times डीपर देन द ग्रैंड कैनियन दैट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस. उसके बाद मार्शियन पोलर आइस केप हमें मिला है वहां पे, जिसमें इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रोजन वाटर और जस्ट प्लेन आइस विच. ठीक है. तो पोल्स पे हमें आइस मिली है. कैनियंस की हमने बात कर ली. ओलंपस मॉन्स जो कि लार्जेस्ट वोल्केनो है, हाईएस्ट माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स. उसके अलावा 2 मून एंड रेडिश सरफेस. रेडिश कलर हमें दिखता है आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से. एटमॉस्फेयर सबसे ज्यादा CO2 है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, देन ऑल्सो ऑक्सीजन, मिथेन एंड वाटर के ट्रेसेस भी हमको मिले हैं. 100 times थिन है अर्थ से. अर्थ के एटमॉस्फेयर से. और वीक मैग्नेटोस्फेयर की वजह से हम उसका जो एटमॉस्फेयर है वो रिटेन नहीं कर पाता. अगर अर्थ से हम कंपेयर करते हैं मास को, तो 53% ऑफ द डायम 53% ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ. फैक्ट से हम इनको बस एक बार देख सकते हैं. 10% ऑफ द मास ऑफ अर्थ. देन सरफेस ग्रेविटी की बात करते हैं तो ओनली 38% ऑफ द अर्थ ग्रेविटी. ग्रेविटी कम होती है. और a day in a Mars lasts 1.03 Earth days. सॉरी, क्या बोल रहा? करीब करीब सेम ही है. टिल्ट भी सेम ही ओवरऑल. एटमॉस्फेयर की हमने बात कर ली कि 95% कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन 1% थिकनेस. इट इज लेस देन 1% ऑफ द थिकनेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. तो करुणा, अगर आपसे ये पूछा जाए टिल्ट जो है, एक्सियल टिल्ट, इसके पीछे क्या फैक्टर है, क्यों है टिल्ट? मार्स के टिल्ट हम्म आप बताओ. नहीं, मुझे नहीं पता. मैं तो पूछ, अगर किसी भी प्लेनेट की हम बात करते हैं कि टिल्टेड है, जैसे अर्थ के बारे में भी बात करते अर्थ हैं का और अभी इसमें कोलिजन हुआ था ना अर्थ में, तभी टिल्ट हो गए थे, ऐसा बोला जाता है. और मार्स? और मार्स में बोला जाता है इट वाज कॉज्ड बाय द वोल्केनिक स्ट्रक्चर. जो वोल्केनिक डोम है सबसे ज्यादा वो फटे थे, उसके कारण ही एक तरह से टिल्ट हो गई. टिल्ट हुआ मार्स में. मार्स है वो 20 to 25 डिग्री टिल्टेड है. नंबर ऑफ फैक्टर्स है. फॉर एग्जांपल एक थ्योरी, सब थ्योरी है अलग अलग डायरेक्शन में, कि लार्जेस्ट वोल्केनिक स्ट्रक्चर इन द सोलर सिस्टम, थार्सिस वोल्केनिक डोम, it erupted causing the planet to tilt 20-25 डिग्री 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. फिर अदर प्लैनेट के साथ जो इंटरेक्शन है ग्रेविटेशन उसके कारण भी होता है. फिर दूसरा एक थ्योरी भी है कि लार्ज रॉक हिट द मार्स, उसके कारण होता है. तो अलग अलग थ्योरी है.
एंड एक और भी फैक्ट है कि बोलते हैं कि जो वॉल्केनिक स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से टिल्ट हुआ है, इट इज कॉल्ड थार्सिस वॉल्केनिक डोम, जो कि लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में। यह इस डिस्कस हो वॉल्केनिक हाँ वही बताएं। तो इसके बाद टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हमने 4 कवर कर लिए। इसके बाद गैस जाइंट प्लैनेट्स आते हैं, जिसमें जुपिटर से स्टार्ट कर सकते हैं हम। जुपिटर जो है टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, दैट इज 12 ईयर्स। उसके बाद सॉलिड सरफेस नहीं होता है इस पे, गैशियस प्लैनेट है। रैपिड रोटेशन होती है क्योंकि गैसेस प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से फास्ट रोटेशन करता है। गैलीलियो जो कि पहला स्पेसक्राफ्ट था टू ऑर्बिट द प्लैनेट जुपिटर, एंड उसके एटमॉस्फेयर भी में भी एंटर किया था टू स्टडी द एटमॉस्फेयर। उसके बाद शेप की अगर बात करते हैं तो ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप है जुपिटर की। ठीक है, तो जुपिटर लार्जेस्ट पे प्लैनेट है। और गैलीलियो इट वाज सेंट इन 1989। और 1989। इट वाज सेंट बाय कैनेडी में, नासा होगा, स्पेस और जो एटलस, जूनो नासा। जूनो मिशन था वो भी जुपिटर के लिए था, जिसपे क्वेश्चंस आया था मेंस में। हम्म जूनो स्पेसक्राफ्ट। जुपिटर एंड इट्स मून को स्टडी करने के लिए भेजा गया था नासा की तरफ से 1989 में। 1989। हम्म और सो जूनो, जुपिटर को एक सेकंड, जूनो। दूसरा वाला है जूनो है। इट इज अ नासा स्पेस प्रोब ऑर्बिटिंग द प्लैनेट जुपिटर। लॉकहेड मार्टिन ने बनाया और नासा ने साथ मिलकर बनाया। entered into the polar orbit of Jupiter on 2016। तो ये 16 का है। ये वाला मिशन जो बात की है जुपिटर का, गैलीलियो। तो वो भी एटमॉस्फेयर स्टडी करने के लिए था। गैलीलियो था हाँ 1995 से 2003 के बीच में, इसका टाइम पीरियड था गैलीलियो का। ठीक, कंटिन्यू। हम्म। सो जुपिटर पे हम देखते हैं कि ग्रेट रेड स्पॉट भी बहुत हम न्यूज में देखते हैं। बेसिकली हाई प्रेशर रीजन है जहाँ पे एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटीज होती हैं। एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है जो कि लार्जेस्ट है सोलर सिस्टम में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। उसके अलावा लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉइड्स दैट शेयर द जुपिटर्स ऑर्बिट अराउंड द सन आर कॉल्ड ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। तो ट्रोजन एस्ट्रॉइड बोलते हैं, जो कि जुपिटर के अराउंड हम देखते हैं, जुपिटर के ऑर्बिट में हम्म रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद ग्रेट रेड स्पॉट जो है हाई प्रेशर सिस्टम है ऑन दी जुपिटर। एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म है, हमने बात कर ली। उसके बाद हमने न्यूज में भी रिसेंटली देखा है कि इसका जो साइज है वो श्रिंक होता जा रहा है। सो इट इज लोकेटेड ऑन दी साउथ ऑफ जुपिटर्स इक्वेटर। जुपिटर इक्वेटर के साउथ डायरेक्शन में लोकेटेड, एंड इट टेक्स 6 अर्थ डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन, and its diameter is 1.3 times larger than that of the earth. जो clouds हैं इन storms में, they are colder than their surrounding ये clouds, जो कि मैसिव anti स्टॉर्म इन द जुपिटर्स एटमॉस्फेयर। इतने बड़े हैं स्टॉर्म है ये कि अर्थ भी समय बहुत छोटे लगेंगे सदर्न अर्थ के डायमीटर हेमिस्फीयर से के। हाँ 3 मतलब टाइम्स बहुत बड़े। लार्जर है। हाँ हम्म। हाई प्रेशर रीजन है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जेट स्ट्रीम भी उसमें है, और उसमें हरिकेन भी होता है। 500 माइल्स मतलब 1.6 मल्टीप्लाई करना 500 में, तो अप्रोक्सीमेशन अगर करेंगे तो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। तो इसी कारण जीरो जो ऑरेंज रेड ऑरेंज कलर दिखता है, इसी कारण दिखता है, जीआरएस के कारण, ग्रेट रेड स्पॉट। इसके बाद एक और फैक्ट हम देख सकते हैं, केल्ट 9b, जो कि एग्जाम्पल है एक्सो प्लैनेट का, एंड इसको हम हॉट जुपिटर्स भी बोलते हैं। बेसिकली गैस जाइंट्स हैं जो कि जुपिटर के साइज से सिमिलर है, एंड फिजिकली कॉम्पोजिशन में भी सिमिलर है। ये कंप्लीट करते हैं एक ऑर्बिट अराउंड द स्टार इन 1.5 अर्थ डेज। एक्सोप्लैनेट्स बेसिकली ऐसे प्लैनेट्स हमने बात किए थे जो कि किसी एक स्टार को ऑर्बिट करते हैं एंड हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। सो केल्ट 9b हम देख सकते हैं, जुपिटर लाइक एक्सोप्लैनेट है। उसके बाद सैटर्न की हम बात करते हैं। इट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स, लीस्ट डेंसिटी होती है इसके एटमॉस्फेयर की पूरे सोलर सिस्टम में,
एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। मीथेन और अमोनिया भी हमें ट्रेसेस मिलते हैं। मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के भी ट्रेसेस मिलते हैं, बट मेजरली इट इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। रोटेशन की अगर बात करते हैं तो रोटेशन इसकी एक्सट्रीमली फास्ट होती है, इसके एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन की वजह से, गैसेस के प्रेजेंस की वजह से, एंड इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 10 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद सैटर्न के मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, बट इट इज नॉट अलाइंड विद इट्स रोटेशनल एक्सिस, जिसकी वजह से इसका एक यूनिक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एंड हम इसके अराउंड रिंग सिस्टम भी देखते हैं। तो ये भी एक फैक्ट हो गया कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है बट उसके रोटेशनल एक्सिस की तरफ अलाइंड नहीं है। तो रिंग सिस्टम जो है, रिंग सिस्टम इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल्स या फिर आइस कवर्ड रॉक्स हैं, जो कि एक रिंग के फॉर्म में रिवॉल्व कर रही है सैटर्न के अराउंड। जो टिल्ट है सैटर्न का, इट गॉट इट्स टिल्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन विद इट्स नेबर नेपट्यून। तो नेपट्यून के साथ जो उसका ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन हो रहा है उसकी वजह से सैटर्न का टिल्ट है। एक बार इसका इसके बारे में आप मतलब थोड़ा सोच। इसका मतलब हर एक जो भी प्लैनेट है उनका जो टिल्ट होता है उसका अलग अलग हाइपोथेसिस है, उसका अलग थ्योरी है। ऐसे मरकरी का, वीनस का देखे, फिर हम लोग अभी मार्स का भी देखे और फिर अर्थ का भी देखे। तो ग्रेट वाइट स्पॉट जो है ये भी वैसे ही है जैसे रेड स्पॉट थे ऊपर में। जुपिटर कहते थे, पूछ सकते हैं कि ग्रेट रेड स्पॉट किसके आता है, तो जुपिटर के ग्रेट वाइट स्पॉट भी सेम है। वो स्टॉर्म है एज सीन फ्रॉम द अर्थ विद अ टेलीस्कोप, 20-30 ईयर्स में होता है। इंटेंस लाइटनिंग, ह्यूज क्लाउड डिस्टर्बेंसेस, क्रीम कलर एक तरह से अपीयरेंस होता है इसका, सेवरल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स इन डायमीटर। एंड सैटर्न का टिल्ट हमने देखा कि नेपट्यून से जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से तो टिल्ट है ही, बट एक और रीजन भी हम बोल सकते हैं, जो इसका सेकंड, जो इसका लार्जेस्ट मून है टाइटन, उसकी वजह से भी जो रेजोनेंस हो रहा है उसके मूवमेंट के साथ, उसकी वजह से भी ये टिल्ट थोड़ा सा और ज्यादा होता है। तो सैटर्न का टिल्ट 26.7 डिग्रीज होता है, जुपिटर का 20 डिग्री समथिंग हमने देखा था। ठीक है। तो इसके बाद रिंग सिस्टम आता है सैटर्न के अराउंड। 7 रिंग इसमें होती है। हमने देख लिया कि रॉक रॉक से बना होता है, आइसी पार्टिकल्स, आइस कवर्ड रॉक से बना होता है। सैटर्न इज 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, बट इट्स रिंग आर नॉट ओल्डर देन 100 मिलियन ईयर्स। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स या फिर रॉक्स पास बाय कर रहे थे, वो एक तरीके से बाद में उस डिस्क, वो जो डिस्क है वो बाद में फॉर्म हुई है सैटर्न के। एंड जो रिंग्स हैं, दे आर अप्रोक्सीमेटली इन द मिडल ऑफ देयर लाइफ टाइम। ठीक है। इसी से रिलेटेड रिंग रेन भी हम देख सकते हैं। रिंग्स आर बीइंग पुल्ड इनटू द प्लैनेट बाय इट्स ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से ही वो एक डिस्क फॉर्म हुई, जिसकी वजह से वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। एंड जब इन रिंग्स को, जो प्लैनेट की ग्रेविटी है वो अपनी तरफ पुल कर रही होती है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक तरीके से उसको हम रिंग रेन भी बोलते हैं, जहाँ पे आइसी पार्टिकल्स होते हैं, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न्स मैग्नेटिक फील्ड which and they are being drained away. This process could lead to the eventual loss of the rings. तो जैसे कि हमने देखा अपने लाइफ टाइम के मिड सैटर्न के टाइम, रिंग नहीं है इसका मतलब, है ना? सैटर्न का रिंग नहीं है मतलब? सैटर्न के तो 7 हैं। हाँ 7 है, हाँ ठीक है। सैटर्न की ही तो रिंग है ये। अलग अलग ग्रेविटी के हिसाब से है रिंग अब रेन। जब, हाँ, कि जब वो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो वो इनवर्ट डायरेक्शन में उसको खींच रहे हैं एक तरीके से, तो उसको हम रिंग रेन बोल रहे हैं। एंड जैसे जैसे वो ड्रेन अवे हो रहे हैं उसकी वजह से जो रिंग फॉर्मेशन है उसका धीरे धीरे वो खत्म भी हो सकता है, जो रिंग रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है सैटर्न के अराउंड। हम्म उसके बाद मून की बात करते हैं। सैटर्न की तो लार्जेस्ट मून हमने देख लिया टाइटन, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो टिल्ट है सैटर्न का वो भी इन्फ्लुएंस होता है। टाइटन बेसिकली, टाइटन पे भी हमने बहुत सारे मिशंस भेजे हैं, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से, हाइड्रोकार्बन लेक्स के प्रेजेंस की वजह से, जो जो मिशंस हमने वहां पे भेजे हैं उनमें से है पियोनर 11, वॉयजर्स 1 एंड 2, जो कि हमने टाइटन टाइटन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए भेजा था। उसके बाद वॉयजर एक और, प्रोग्राम था, वो उसमें से वॉयजर 1 और 2 उसका पार्ट है। 1977 में लॉन्च हुआ था। इट वॉज टू स्टडी द टू जायंट जुपिटर एंड सैटर्न
an ice giant, Uranus, Neptune, to fly near them and collecting data for transmission back to the Earth. तो वो वहां पर गए और फिर एक तरह से एज ऑफ 2023 इट हैड लेफ्ट हेलियोस्फीयर और इट हैड एंटर्ड इनटू द इंटरस्टेलर स्पेस। तो वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 दोनों वहां पर गए तो फिर स्टडी किए उसके बारे में और डेटा भेजे इनके बारे में, तो बोल सकते हैं। तो ये सिर्फ टाइटन के लिए ही थे ना, या फिर सैटर्न के लिए भी? वॉयेजर 1 एंड 2 सब दोनों उसी तरफ से थे कि सैटर्न नेपच्यून सब स्टडी करने के लिए, जुपिटर से आउटर जो थे। सो कि वी कैन एंड, नेक्स्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आंटी वॉचिंग आंसर का।